नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंतोष और स्वागत है आप सभी का बसंत बिहार में। नए साल का आगमन हो चुका है और नए साल में मुझे उम्मीद है कि ये साल जो है वो पिछले साल के अपेक्षा बहुत ज़्यादा ही बेहतर गुजरेगा, ऐसा हम लोगों की उम्मीद है और हमारी शुभकामनाएं भी आप सभी के साथ है इस नए वर्ष में। खलासी की मौत के बाद भोरे थाने में हंगामा, ये खबर है 2 जनवरी 2021 की प्रभात खबर में। अब देखिए, हम आप लोगों को ये पूरा मामला समझा दे रहे हैं। भोरे थाने के अंतर्गत वायरलेस मोड़ के पास एक राजकुमार नाम का व्यक्ति है जिसकी उम्र 22 वर्ष है। वो खलासी का काम करता है। जो ट्रक है वो गांव के ही एक व्यक्ति की है, यानी जो ट्रक का मालिक है वो भी गांव का ही है। गुरुवार को यानी 31 दिसंबर को वह जाता है लखनऊ, ट्रक जिसमें वो खलासी का काम करता रहता है राजकुमार। उसके बाद से जब लखनऊ से वापस आते वक्त में बस्ती में वो ट्रक पंचर हो जाता है। ट्रक पंचर हो जाने के बाद राजकुमार क्या करता है कि रात को ही ट्रक का जो टायर है उसे चेंज करने के लिए उसे खोलने लगता है। पीछे से आ रही ट्रक उसको धक्का मार देने की वजह से उसकी मौके पे ही मौत हो जाती है राजकुमार की। बस्ती की पुलिस आती है, पोस्टमार्टम कराती है। उसके बाद से परिजनों को जो शव है उसे परिजनों को सौंप देती है। उसके बाद से जब परिजन शव को लेकर आते हैं भोरे गांव में, तो थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए हंगामा शुरू हो जाता है जो ट्रक मालिक है उसके ऊपर। उसके बाद से गांव के लोग और कुछ बुद्धिजीवियों को समझाने के बाद मामला कुछ शांत होता है और जो ट्रक मालिक है वो उसी समय उनको, जो राजकुमार खलासी है, उनके परिजनों को उचित मुआवजा भी देते हैं। हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं राम प्रवेश शाह जी। राम प्रवेश जी, ये लोग हंगामा करते हैं एफआईआर दर्ज करने के लिए, जो भी ड्राइवर खलासी के परिजन है। तो एफआईआर जो है घटना हुआ है बस्ती में, तो वहाँ पे दर्ज होना चाहिए या यहाँ पे जहाँ पे इनकी पैतृक स्थान है? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है जी, दुर्घटना बस्ती जिले में हुई है, यूपी के बस्ती जिले में जी। और वहीं पे दुर्भाग्यवश खलासी की मौत हो गई है जी। उसके बाद जब 100 यहाँ आया है और परिजन यहाँ एफआईआर दर्ज करने के दबाव बना रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से एफआईआर वहीं के थाने में दर्ज होनी चाहिए जिस थाना के अंतर्गत वो दुर्घटना हुई है जी। और यहाँ पे भी तो दर्ज हो सकता था अगर पुलिस चाहती, तो यहाँ पे भी देखिए, उसमें अब एक्सपर्ट उसमें अब बतला सकते हैं। पुलिस का तो बयान आया नहीं है जी जी कि नियम क्या है। अभी तक हम लोगों ने जो जाना है उसमें यही आता है कि घटना जहां हुई होती है जी, वो जिस प्रदेश में हो, जिस थाना के अंतर्गत हो, वहीं पे एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान है। चलिए, तो बस्ती में एफआईआर दर्ज होता नहीं है और भोरे में भी एफआईआर दर्ज होता नहीं है। उसके बाद से जो ट्रक के मालिक है वो कुछ वहाँ के ग्रामीणों को अपने साथ लेते हैं और जो खलासी के परिजन हैं उनको उचित मुआवजा दे देते हैं, जिसके बाद से उनके परिजन भी शांत हो जाते हैं और जो ग्रामीण है वो भी हंगामा से शांत हो जाते हैं। तो ये एक मान लीजिए कि एक सही कहा जाएगा। एफआईआर करने से कोई तो मुझे खास लाभ नहीं दिखता है क्योंकि केस चलता रहता है। एफआईआर के संबंध में, स्पॉट के संबंध में एक बात जोड़ना चाहूँगा जी कि पिछले दिनों जैसा कि हम लोगों ने देखा जी, एक घटना इसका उदाहरण है, उसमें जो मैं बात बोला जी जी, उसके खिलाफ वो था, उसके उलट था। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत का मौत जो बॉम्बे में हुआ था जी जी, उसका हाँ, उसमें ये पटना में भी दर्ज हुआ और उसे कोर्ट ने सही माना जी जी। तो मेरे ख्याल से अब बात सही है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से मैंने जो बोला उसमें ये जोड़ना चाहूंगा कि एफआईआर यहाँ भी दर्ज हो सकता था। पुलिस यदि चाहती तो परिजनों के आग्रह पर, परिजनों की मांग थी कि यहाँ एफआईआर दर्ज हो सकता है, तो उसे नजीर मानकर उस घटना को यहाँ एफआईआर दर्ज हो सकता है। देखिए, पुलिस बतला रही है या पेपर में जो खबरें आई है उसके अनुसार दुर्घटना हुई है टायर बदलते वक्त जी। तो देखिए, अब परिजनों के मन में क्या शंका आशंका थी, हो सकता है कुछ उनके अंदर किसी प्रकार की शंका हो कि नहीं दूसरी तरीके से खलासी की मौत हुई है जी जी, तो उसको लेकर हो सकता है उन लोग
FIR दर्ज करना चाहते हों जी, और उसके लिए वो लोग दबाव बना रहे हैं, पुलिस इनकार कर रही थी जी जी, तो ऐसा भी हो सकता है मेरे ख्याल जी। से। तो चलिए मान लीजिए कि अगर ट्रक पीछे से आ रहा है और खलासी पे चढ़ गया, तब तो मान लीजिए कि बॉडी वो पूरी तरीके से पहचान में आ ही जाएगी और पोस्टमार्टम भी उसका हो ही चुका है, तो किसी अलग एंगल के तो सवाल नहीं है। हालांकि ये जो है वो पूरी तरीके से समझौता करते हुए जो ट्रक के मालिक है उनको, हाँ, फिर भी यदि समझौता हो गया और ट्रक मालिक ने उचित मुआवजा दे दिया है तो ये एक अच्छी बात है। मामला आपसे समझौते के अनुसार खत्म हो गया तो इसे अच्छी बात ही माना जाए। जी, चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरी खबर की ओर। दूसरी खबर है गोपालगंज में पहचान के बिना घूम रहे हैं फेरी वाले, खुफिया एजेंसियों की रडार पे। फेरी वाले अगर गांव या शहर में अक्सर आप लोग जाड़े के दिनों में अगर देखेंगे तो इन लोगों की संख्या कुछ ज़्यादा ही हो गई है। अगर सिटी में देखा जाए तो ये लोग साइड में ठेले लगाकर और ऊनी कपड़े बेचते हैं, और गांव वगैरह में भी आप देखेंगे तो बहुत से लोग जो साइकिल पे कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं। ये अक्सर बंगाल से खुद को बताते हैं, आसाम से बताते हैं या किसी अदर स्टेट से बताते हैं। अब इन लोगों के पीछे जो खुफिया एजेंसियां हैं वो पड़ चुकी है, क्योंकि इनमें से खुफिया एजेंसियों को कुछ इस तरह से जानकारी मिली है कि इनमें से लश्कर तैयबा के भी आदमी ये लोग हो सकते हैं। राम प्रवेश जी क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, ऐसा हो सकता है जी, जिस तरह से बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के रास्ते जी जी, भारत में घुसपैठ कई दशकों से जारी है जी, और सरकारें आंख मूंदी हुई हैं, विशेष करके बंगाल की सरकार। जी जी, देखिए, दुर्भाग्यवश बंगाल में अब तक मेरे ख्याल से मैं ये कहना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद से जो भी सरकार बंगाल में रही है उसने घुसपैठियों के प्रति आंखें मूंद ली हैं, उनसे फ़ायदे उठाने के लिए। उनका वो लोग राशन कार्ड बना देती हैं, वोटर आई कार्ड बना देती हैं, आधार कार्ड बनवा देती हैं और वोटर लिस्ट में नाम भी जोड़ देती है, उनसे वोट हासिल करने के लिए फायदे के लिए घुसपैठियों को, असामाजिक तत्वों को नजरअंदाज करती हैं, उन्हें हर तरह का संरक्षण। बंगाल में अब तक जितनी भी सरकारें रही हैं, तो अगर बिहार सरकार, मान लीजिए बिहार में भी है, बिहार में भी हम लोग काफी संख्या में देखते हैं फेरी वालों को, और उसमें से काफी लोग जो गाँव में भी जो घूमते रहते हैं, अक्सर छोटे मोटे सामान बेचते रहते हैं, उसमें से भी वो खुद को बंगाली बताते हैं, कोलकाता के बताते हैं, केस लेकर वो लोग सुनपापड़ी देते हैं या प्लास्टिक का सामान हर एक माल करके बेचते हैं या कपड़े भी बेचते हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो देखिए, ऐसे शक के आधार पर किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये दायित्व तो गवर्नमेंट का है, खुफिया एजेंसियों का है, पुलिस विभाग का है, शासन प्रशासन का है कि भाई उनकी सही पहचान करे, क्योंकि उनसे तो खतरा है ही। दूसरी बात की, एक तो जो है सो भारत की अर्थव्यवस्था पर अनधिकृत दबाव पड़ता है, और दूसरी बात की सुरक्षा का भी खतरा है। तो इस हिसाब से सरकारों का ये दायित्व है कि भाई उनकी उचित पड़ताल करके ही उन्हें यहाँ किसी भी प्रकार के बिजनेस का मौका दिया जाना। जी जी, यहाँ पे मनोज कुमार तिवारी गोपालगंज के एसपी, इनका स्टेटमेंट है कि किराए पर मकान देने वाले मकान मालिकों को किराएदार की पूरी जानकारी रखना है। ये ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ये कानूनन अपराध है। कानून का सहयोग हर व्यक्ति को करना चाहिए। वैसे सुरक्षा की दृष्टिकोण से पुलिस हर गतिविधि पर नज़र रखे हुए है। हालांकि पुलिस का ऐसा कहना है कि जब ये लोग कहीं ना कहीं किराए पर ही मकान लेकर रहते हैं, तो जो भी लोग किराए पर इनको मकान दे रहे हैं वो पूरी तरीके से इन लोगों के बारे में वो लोग जानकारी जुटा लें और आधार वगैरह हो सके तो मान लीजिए कि वो लेकर रख लें। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर वो लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं या असामाजिक तत्व हैं, तो मकान मालिकों को चकमा दे देना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो एसपी साहब का ये कह देना कि भाई मकान मालिक पूरी जानकारी हासिल कर लें और तब किसी को रूम दें, तो ये मतलब अपनी जिम्मेवारी मकान मालिकों पर डालना हुआ। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, जैसा मैंने पहले जिक्र किया, बंगाल की सरकारें जो भी रही हैं वो तो उनके लिए सब कुछ दे देती हैं, लेकिन उनका वोटर नाम में मान लीजिए कि जो भी नाम जोड़ देती हैं और तमाम पहचान पत्र इशू कर देती हैं। जो भी किराए पर उनको कमरा देते हैं, अगर वो भी इस तरह की नज़र रखेंगे तो ये बेहतर होगा। वैसे भी जो मनोज, सबसे कारगर पुलिस की निगरानी रहे। जी, और यहाँ पे एक और बात बताते चले कि जो गोपालगंज के डीएम और एसपी है, इन लोगों का तबादला हो चुका है और नए डीएम है डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और जो एसपी है वो है आनंद कुमार। ठीक है, तो चलिए दोस्तों,
इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।